अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग एंजाइम्स की लास्ट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के हवाले से, यानी कि एंजाइम्स को किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है। तो एंजाइम्स की जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो यहाँ पर या तो उनको रिएक्शन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है जो रिएक्शन एंजाइम परफॉर्म करते हैं, या फिर सबस्ट्रेट के हिसाब से उनको डिवाइड किया हुआ है, यानी कि वो कौन से सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम करते हैं। जो प्रोटीन को तोड़ेंगे उन्हें अलग कहा जाएगा, जो लिपिड्स को तोड़ेंगे, जो डीएनए को तोड़ेंगे, तो इस तरह से उनके सबस्ट्रेट के हिसाब से या रिएक्शन के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जिक्र करते हैं जैसे कि रिएक्शन के हिसाब से बयान किया जा रहा है कि उनको रिएक्शन के हिसाब से किस तरह डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले जो एंजाइम्स आते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज। वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस अंजाम देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुख्तलिफ रिएक्शंस के दौरान एक सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं और दूसरा उसे हासिल कर लेता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हम कहेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेगा हम कहेंगे वो रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लॉस और गेन हो रहे हैं, यहाँ पर गेन होंगे, यहाँ से लॉस होंगे, और जो ये कराएगा वो एंजाइम्स होंगे। अब यहाँ पर नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, तो फेरोडॉक्सिन एक मॉलिक्यूल होता है और ये फेरोडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता है। तो क्योंकि ये हासिल करता है हम कहेंगे ये एक तरह का रिड्यूसिंग सब्सटेंस बन गया। अब ये जो काम कराता है वो होता है फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। ये एंजाइम होता है जो फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है। इसी तरह से यहाँ दूसरा लिखा हुआ है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम वो होते हैं जो एक सब्सटेंस में से एक मॉलिक्यूल को, एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करें और दूसरे तक पहुँचाएं, तो इन्हें ट्रांसफेरेज एंजाइम्स कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि एक एंजाइम है जो कि एटीपी में से एक फास्फेट निकाल देता है। जब एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा तो ये एटीपी एडीपी बन जाता है, और ये एक फास्फेट कहाँ जाएगा, ये एक फास्फेट जो है हेक्सोज के पास यानी कि शुगर के पास पहुँचेगा, यानी ग्लूकोज के पास पहुँचेगा। जब ग्लूकोज के पास एक फास्फेट पहुँच जाएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि उसके छठे कार्बन पर फास्फेट आया है तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये ट्रांसफेरेज एंजाइम का काम है। ये जो हम बता रहे हैं ये दरअसल इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ट्रांसफेरेज के अंदर भी जो एटीपी को ग्लूकोज तक पहुंचाने का काम कर रहा है उसे कहा जाता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोलेज एंजाइम्स। हाइड्रोलाइज एंजाइम वो हैं जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर के आने से बॉन्ड ब्रेक होता है। जब वाटर के आने से बॉन्ड ब्रेक होगा उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, और जो एंजाइम्स इस हाइड्रोलाइसिस को अंजाम देते हैं उन्हें हाइड्रोलेज एंजाइम्स कहा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम हैं जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा हुआ है, यानी ये हमारे डाइजेशन में भी इन्वॉल्व हैं। और मज़े लिखा हुआ है कि ये ओलिगोमर्स को, ओलिगोमर्स यानी कि जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो ज़्यादा यूनिट्स का बना होता है, फिर वो टूट करके ओलिगोमर्स बनते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर उनको तोड़ करके मज़ीद उनमें से यूनिट्स को अलग किया जाता है, मोनोमर्स को अलग किया जाता है। तो ओलिगोमर्स जो हैं उन्हें मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का काम इस हाइड्रोलेज एंजाइम्स का होगा। इसी तरह से मज़ीद लाइएज एंजाइम्स का जिक्र है, यानी कि जो लाइसिस कराने का काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वाटर का एडिशन इन्वॉल्व नहीं होगा। ये वाटर के आने के बगैर ही जो है ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एंजाइम्स ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इन एंजाइम्स के आने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग होंगे। तो इनका काम मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का है, लेकिन ये वाटर का एडिशन नहीं करते। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आइसोमेरियज एंजाइम। आइसोमेरिज एंजाइम वो होते हैं जो आइसोमर्स को बनाते हैं। आइसोमर क्या होता है कि अगर मिसाल ये एक फार्मूला है ग्लूकोज का जिसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6 मौजूद हैं, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, तो फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बदलाव होता है। तो ग्लूकोज फार्मूला सेम है, फ्रक्टोज भी फार्मूला सेम है,
जब एटम्स की अरेंजमेंट बदलेगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आ जाएगा, वो मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा, और वो मॉलिक्यूल जो बदला हुआ होगा हम कहेंगे वो आइसोमर है। तो आइसोमेरिएज एंजाइम है, ये आइसोमर्स बनाने का काम करते हैं। अब लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दौरान, और ये होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज के साथ शुरू के अंदर शामिल होता है फास्फेट छठे कार्बन पर। ग्लूकोज के अंदर कार्बन मौजूद होंगे, मिसाल ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन लास्ट में होगा। इस लास्ट वाले कार्बन पर जो है वो फास्फेट अटैच हो जाएगा, 6 फास्फेट बन जाएगा। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा, और ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस के दौरान उसे कहा जाएगा फास्फोहेक्सोज आइसोमेरिएज एंजाइम। लास्ट में जिक्र किया गया है लाइगेज एंजाइम्स का। इससे पहले हमने लाइएज का जिक्र किया था। लाइएज वो एंजाइम था जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहे थे, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम कर रहे थे। ये लाइगेज उनके उलट होंगे। इनको दूसरा इसीलिए सिंथेटेज एंजाइम भी कहा जा रहा है, यानी जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये किसको जोड़ने का मिसाल काम कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर जैसे डीएनए है, आरएनए है, उनके बड़े मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करें, डीएनए को बनाने का काम करें, डीएनए की एक कतार में से मिसाल डीएनए की दूसरी कतार बनाने का काम करें। तो इस तरह से इनके नामों का अगर जिक्र किया जाएगा, अगर वो डीएनए की बड़ी कतार बना रहा है तो वो डीएनए पॉलीमरेज होगा। इसी तरह से आरएनए की अगर वो बड़ी कतार बना रहा है तो वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो ये दरअसल कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि ये जो है बड़े मॉलिक्यूल्स की बनाने का काम करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में से। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखी हुई है सबस्ट्रेट के हिसाब से, यानी एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पर असर करता है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन को यहाँ पर बयान किया गया है, और 4 ग्रुप्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले जिक्र किया गया है प्रोटीएज का, जो प्रोटीन्स पर असर करते हैं। प्रोटीएज प्रोटीन पर असर करेंगे, नाम जैसे लिखे हुए ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पेप्सिन जो कि स्टमक में मौजूद होता है। तो ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। लाइपेज की अगर बात करें तो ये लिपिड्स को तोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि फैट्स होते हैं, ये लिपिड की एक किस्म है। इसे ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड में तोड़ा जाएगा। मजीद अगर हम ग्लाइकोसाइडेज का जिक्र करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर असर करते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे अमाइलेज है, वो अमाइलोज को माल्टोज में यानी कि शुगर के अंदर तोड़ने का काम करता है। इसी तरह से सेल्यूलेज है, ये सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करता है। इसी तरह से माल्टेज जो है वो दोबारा से माल्टोज के ऊपर असर करेगा। पहले अमाइलेज था, उस अमाइलेज ने जो है अमाइलोज को असर किया और उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज के अंदर। अब माल्टेज जो है वो माल्टोज पर असर करके उसको मज़ीद तोड़ देगा। इसी तरह से सुक्रेज है, वो सुक्रोज को तोड़ने का काम करेगा, यानी सुक्रोज को जो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा। इसी तरह से लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ने का काम करेगा। अच्छा, जब ये माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा तो इसमें से हमारे पास बनेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने का काम करेंगे, जैसे आरएनएज हैं, डीएनएज हैं या एटीपेज हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर असर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की मैं बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।